डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर वनमाला बाविस्कर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम प्रथम वर्ष एमए के द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड 1 की पहली इकाई किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में गोदान पढ़ेंगे। हम प्रेमचंद के रूप में एक सुपरिचित कथाकार का अध्ययन करने जा रहे हैं। हिंदी में जब भी उपन्यास लेखकों की चर्चा की जाती है तब प्रेमचंद का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसीलिए गंभीर उपन्यास जो लेखक है इस इकाई को पढ़ने के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाएगा। इस इकाई को पढ़ने के उद्देश्य को हम जान लेते हैं। सबसे पहले भारतीय किसानों का आर्थिक सामाजिक शोषण करने वाली दमनकारी जमींदारी व्यवस्था से आप परिचित हो सकेंगे। जाति व्यवस्था और शोषण प्रक्रिया के अंत संबंधों को जान सकेंगे। गोदान में गाय के महत्व और धर्म के दबाव को झेलते हुए किसान की मनस्थिति को समझ सकेंगे। तो इस तरह से गोदान 1936 ईस्वी सन की चर्चा किए बिना हिंदी उपन्यास साहित्य की सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। इस इकाई में किसान जीवन को ध्यान में रखते हुए हम गोदान की विषय वस्तु का विश्लेषण करेंगे। अब हम जो दूसरे अन्य उद्देश्य है इससे परिचित हो जाए कि होरी का शोषण व्यवस्था और शोषकों के विरोध में विद्रोह न करने के कारणों को भी आप जान सकेंगे। पूंजीवाद के आगमन के कारण बदलते आर्थिक सामाजिक संबंधों का भी आप विवेचन कर सकेंगे। तो इस तरह से ये जो है उद्देश्य है इस इकाई को पढ़ने के। अब हम प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद ने लगभग 12 उपन्यास, 300 के करीब कहानियां और कई नाटक लिखे हैं। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जीवन बड़ा ही अभावपूर्ण था। मित्रों, उन्होंने प्रेमचंद को नाम बदलकर क्यों लिखना पड़ा? तो इसलिए लिखना पड़ा कि उन्होंने जब लिखा देशभक्ति वाली जो कहानियाँ लिखी, उनका सोचे वतन कहानी संग्रह है, उसमें देशभक्ति से संबंधित कहानियाँ थी और उन कहानियों से जो है अंग्रेज नाराज हो गए थे और उनके सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था। जो भी बाकी प्रतियां बची थी उन प्रतियों को जला दिया गया था। तो इस तरह से अंग्रेज जो थे वह विरोध करते थे। देशभक्ति परक कहानियाँ या कुछ भी लिखा जाता था तो उन लेखकों का विरोध हुआ करता था और इसीलिए जो है प्रेमचंद अपना नाम बदल करके लिखा करते थे। मुंशी जी के पिता अजायब राय डाक मुंशी थे। उनकी माता आनंदी देवी सुंदर, सुशील और सुघड़ महिला थी। जब वे 8वीं कक्षा में पढ़ते थे उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। 2 वर्ष के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी पढ़ाई आर्थिक अभाव में चलती रही। उनका माता के जो कारण उनका जो है बचपन भी अभावपूर्ण रहा। उसके बाद 14 साल की उम्र में पिताजी ने उनकी शादी करा दी। पिताजी का देहांत हो जाने पर पारिवारिक जिम्मेदारी मुंशी जी के सर पर आ पड़ी। पत्नी के कर्कश स्वभाव के कारण उनका प्रथम विवाह सफल न हो सका। प्रथम विवाह उन्होंने किया, वह विवाह उनकी जो पत्नी थी, प्रथम पत्नी, उनकी जो स्वभाव था ईर्ष्यालु स्वभाव और कई उनके जो तालमेल नहीं हो पाया और उनका जो विवाह है आगे नहीं बढ़ पाया और इसी कारण जो है प्रेमचंद जी ने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी पहली पत्नी के चले जाने के बाद प्रेमचंद ने बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। बाल विधवा से किया था। इसी से हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार वह समाज में सुधार लाने की दृष्टि रखते थे।
उनसे उनकी 3 संतानें हुई। पुनर्विवाह के बाद उनके जीवन में परिस्थितियां कुछ बदली और इनके लेखन में अधिक सजगता आई। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। उस समय जो परिस्थितियां थी, प्रेमचंद जी जब लिख रहे थे, कहा जाता है कि उन्होंने ही कहा है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है। जो भी समाज में चल रहा होता है वह साहित्य में दिखाई पड़ता है। तो उसी प्रकार जो प्रेमचंद जब लिख रहे थे तो उस समय जो थी तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इन सारी परिस्थितियों का लेखा जोखा हमें प्रेमचंद के साहित्य में मिलता है। तो उस समय जो था गांधी जी का सहयोग आंदोलन भी चल रहा था, स्वदेशी के लिए वह लड़ रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने उनका साथ देने के लिए जो है सरकारी नौकरी भी त्याग दी थी। कहा जा सकता है प्रेमचंद जो है देशभक्त भी उन्हें बहुत बड़ा कहा जा सकता है। सन 1936 में उनका देहांत हो गया। आगे हम इनके साहित्य पर अगर नज़र डालें, उनके कृतित्व पर अगर हम नज़र डालें तो नमक का दरोगा, प्रेम 25, सोजे वतन, प्रेम तीर्थ, 5 फूल, सप्त सुमन, ये उनके कहानी संग्रह है। उन्होंने बाल साहित्य भी बखूबी लिखा। कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियाँ आदि उनकी बाल साहित्य है। मानसरोवर 1 से 8 भागों में प्रकाशित है, जिसमें उत्कृष्ट कोटि की कहानियाँ संकलित है। तो मानसरोवर उनका कहानी संग्रह है। प्रेम 25 की कुछ कहानियों का रूपांतर भी हिंदी में वे कर रहे थे। वे अनुवादक भी थे अच्छे। ये कहानियाँ सप्त सरोज शीर्षक से हिंदी संसार के सामने सर्वप्रथम 1917 में आई। ये 7 कहानियाँ थी। बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश और परीक्षा। प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में इन कहानियों की गिनती होती है। प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार भी है। उपन्यास के सम्राट कहे जा सकते हैं प्रेमचंद जी। उन्होंने सेवा सदन 1918 में लिखा, प्रेमाश्रम 1922 में उन्होंने लिखा और रंगभूमि 1925 में प्रकाशित हुआ। निर्मला एक स्त्री की कहानी, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो विधुर 3 बच्चों के पिता है। उनसे उसकी शादी करा जाती है और उसके बाद उसकी जो मानसिक परिस्थिति किस तरह होती है, उसकी जो परिस्थितियाँ, एक स्त्री की परिस्थिति को बखूबी उन्होंने वर्णन किया है। उनकी निर्मला की कठिनाइयाँ और जो भी उसके जीवन में घटित होती है वो सारी घटनाएं बखूबी इस उपन्यास में उन्होंने, बहुत चर्चित उपन्यास उनका निर्मला है। तो इस तरह से कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान ही हिंदी साहित्य में गोदान की चर्चा ना हो तो हिंदी साहित्य अधूरा रह जाएगा। तो गोदान की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस तरह से उनके ये प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यासकार के साथ साथ वे एक नाटककार भी थे। तो उनके जो नाटकों की चर्चा होती है तो 3 नाटक उनके जो है सामने आते हैं, संग्राम, करबला और प्रेम की बेदी। ये 3 नाटक जो है उनके द्वारा लिखे गए थे। प्रेमचंद के लेखन की विशेषताएं। प्रेमचंद बहुत बड़े लेखक हैं और वह इसलिए इतने बड़े लेखक या इतने बड़े उन्हें हम इतने सम्मान की दृष्टि से देखते, हिंदी साहित्य में इतना बड़ा उनका नाम है, स्थान है। तो क्योंकि उनके लेखन की कुछ विशेषताएं थी। तो वो विशेषताएं क्या थी? तो चित्रात्मकता। उनके लेखन में जो है जब वो लिखते हैं, जब हम उनकी कहानियाँ या फिर उनकी जो उपन्यास से पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक चित्र उपस्थित हो जाता है। तो चित्रात्मकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनके लेखन की विशेषता कही जा सकती है। उनके शतरंज के खिलाड़ी हो या फिर ईदगाह हो, कहानी ईदगाह जो है उसके अंदर भी एक बाल मनोविज्ञान का उन्होंने वर्णन किया है। जब मेले का वर्णन होता है, ईदगाह का वर्णन होता है तो हमारे समक्ष पूरा का पूरा चित्र उपस्थित हो जाता है। तो ये चित्रात्मकता। गोदान में भी जब उन्होंने किसान की बात की है, ग्राम्य जीवन की बात की है, तो एक गांव हमारे सामने उभर कर आ जाता है। तो इस तरह से चित्रात्मकता जो है वह प्रेमचंद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण
उनकी विशेषता है। जब वह लिखते हैं तो उनकी लेखनी इस प्रकार चलती है कि जिस भी विषय पर लिखते हैं वह विषय एकदम चित्र की तरह हमारे सामने हो जाता है। उनके जो भाव होते हैं वो हमारे साथ संप्रेषित हो जाते हैं। तो इस तरह से गोदान में भी इनकी यह विशेषता हम देख सकेंगे। दूसरी जो विशेषता है उनकी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता प्रेमचंद जी की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद अर्थात क्या? कोई भी परिस्थिति हो वह यथार्थ बहुत ही वास्तविक वर्णन करते हैं, जस की तस हमारे सामने रख देते हैं और उसे आदर्श परिस्थिति क्या होती है उसके तरफ हमें ले जाते हैं। तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद आदर्शवादी थे, मानववादी थे प्रेमचंद जी। और उन्होंने जो है जब भी किसी दलित का अगर चित्रण किया है, जैसे ठाकुर का कुआं में किया था दलितों का चित्रण, उनकी वेदना का चित्रण बहुत ही यथार्थ हमें ऐसा लगता है। और उनका जो लेखन होता है, प्रेमचंद जी जब उस वक्त लिख रहे थे, जितना प्रासंगिक उस समय था उतना ही प्रासंगिक उनका साहित्य आज भी है। जो समस्या है उस वक्त के समाज में थी वही समस्याएं हमें आज भी गाँव में मिलेंगी। तो इस तरह से जो है प्रासंगिकता उनके लेखन में हम देख सकते हैं। और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद ये जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी विशेषता है। उनके जो कहानियाँ होती है उसके पात्र, स्थल और परिस्थिति के अनुरूप होती है। उनकी जो भाषा है वह भाषा भी वह उसी में ढल जाती है। तो इस तरह से भाषा को भी वह बहुत ही बखूबी इस्तेमाल करते हैं। जब ग्राम्य जीवन की बात करते हैं तो ग्रामीण भाषा में वह लिखते हैं। जब वह जैसे ईदगाह उन्होंने लिखा तो एक मुस्लिम वर्ग का वह जो भाषा है उस तरह की भाषा हमें उर्दू भाषा के कुछ शब्द हमें उस कहानी में दिखाई पड़ते। तो इस तरह से भाषा का बखूबी इस्तेमाल करना प्रेमचंद जी जानते थे और हर पाठक तक उनके जो भाव थे पहुंचते थे। या उनके भाषा की सफलता ही कही जा सकती है। जब वह लिखते हैं तो कोई भी बाधा पाठक को समझने में कोई भी बाधा नहीं होती है। सभी कुछ उसको जो भाव पहुंचाना चाहते हैं गोदान प्रेमचंद जी, वह भाव पाठक तक पहुंच जाते हैं सफलतापूर्वक। तो इस तरह से प्रेमचंद जी कह सकते हैं कि पात्र के अनुरूप, परिस्थितियों के अनुरूप, स्थान के अनुरूप भाषा का इस्तेमाल करना बखूबी जानते थे। जैसे मैंने कहा कि भाव की सफल संप्रेषण और भाषा में अगर सरलता, सहजता और पात्र, स्थल और परिस्थिति में तालमेल ना हो भाषा और परिस्थितियों में, तो फिर भाव का संप्रेषण नहीं हो सकता। लेकिन प्रेमचंद जी बखूबी भाव का संप्रेषण करना जानते थे, इसीलिए उनकी जो भाषा थी वह जो है पात्र और घटनाओं के अनुरूप ही थी। तो इस तरह से इसीलिए इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं विशेषताओं की वजह से प्रेमचंद जो है वह अनूठे लेखक है, वह इतने बड़े साहित्यकार हुए। आइए अब हम गोदान कहा जाता है कि कृषक जीवन का महाकाव्य है। गोदान प्रेमचंद जी द्वारा 1936 में लिखा गया था। उस समय जो थी भारत में कई सारी परिस्थितियाँ, कई सारी कुरीतियाँ, कई सारी समस्याएं व्याप्त थी। तो उन कुछ समस्याओं का, ग्रामीण परिवेश में जो समस्याएं थी, किसानों की समस्याएं थी, उस पर उन्होंने बखूबी लिखा है। तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो गोदान के पहले तो कथा वस्तु क्या है, पात्र कौन कौन से हैं, पृष्ठभूमि क्या है और की भाषा पर हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, गोदान में जो प्रमुख नायक है होरी की कहानी है। होरी एक किसान है जो पूरे किसान, एक नायक जो है उसी की हम मैम थोड़ा स्ट्रेट पे जाओ। ओके ओके मैम, कंटिन्यू। ओके। गोदान कृषक जीवन के संघर्ष की
कहानी है। गोदान में प्रेमचंद जी ने ग्राम और शहर की दो कथाओं का सामंजस्य, कहा जा सकता है सामंजस्य स्थापित किया है। गोदान का जो नायक है वह होरी है और कहा जा सकता है होरी और धनिया के माध्यम से उन्होंने पूरे एक किसान परिवार का ही चित्रण नहीं किया है, पूरा भारत के जो किसान हैं उनकी परिस्थिति का ब्यौरा हमें दिया है। हम अगर पूरा का पूरा जो है भारतीय संस्कृति अगर लुप्त हो जाती है, तो यदि गोदान बच जाता है कहा जाता है, तो पूरी जो संस्कृति का जो किसान संस्कृति है वह पुनः पल्लवित हो जाएगी। गाँव की जो संस्कृति है उस समय उसका हमें लेखा जोखा गोदान में मिलता है। उनकी समस्याएं, गोदान में केवल किसान की ही बात, भले ही उसे किसान जीवन का, कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, किंतु गोदान सिर्फ किसान की ही बात नहीं है। एक शहरी कथा और ग्राम्य कथा, दोनों कथाएं जो है साथ साथ चलती है इस उपन्यास में। तो मजदूर जो शहर में मजदूरी करते हैं, गरीब है, उनका शोषण हो रहा है, किस तरह से उस गरीब मजदूर की का जो जीवन है किस तरह से पीड़ादायक होता है उसकी भी बात की है। एक किसान जो खेत में खेती करता है उसकी जो समस्या है उसकी भी बात की है। एक दलित है, दलित स्त्री है या फिर दलित परिवार है, उसकी भी बात की गई है। तो इस तरह से सारी जो समस्याएं है, एक बुद्धिजीवी है, शहर के जो लोग हैं उनकी जो मानसिकता है, उनका जो मनोविज्ञान है उसकी भी बहुत ही चर्चा इस गोदान में हुई है। तो इस प्रकार तो शुरुआत जो होती है होरी से ही होती है। होरी जो है मुख्य पात्र है और इसके इर्द गिर्द ही सारी कथा जो है चलती है। प्रेमचंद जी ने दो कथाओं का इतना यथार्थ रूप और संतुलित मिश्रण प्रस्तुत किया है। दोनों शहरी और ग्राम्य दोनों ही कथाओं का संगठन बहुत ही बखूबी कुशलता से हुआ है कि उसमें प्रवाह और अद्योपांत बना रहता है। प्रवाह में ही कभी गांव से शहर और शहर से गांव का वर्णन जो है अलग अलग नहीं लगता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसा लगता है। तो उनका जो प्रवाह है वह बना रहता है। प्रेमचंद जी की कलम की यही विशेषता है। ये जो गोदान है वह उत्तर प्रदेश के शांति प्रेमी किसान की कष्टप्रद जिंदगी का चित्रण उन्होंने किया है और इस क्रम में उन्होंने संपूर्ण गांव जीवन के आपसी संबंधों का ताना बाना प्रस्तुत किया है। परंतु गोदान सिर्फ ग्राम कथा नहीं है, जैसे कि मैंने कहा कि गांव की कथा के साथ साथ इसमें शहरी जीवन की कथा भी चलती रहती है, जिसमें जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह, मिर्जा खुर्शीद, मिस मालती, मिस्टर खन्ना, ओमकारनाथ, मिस्टर मेहता आदि अनेक शहरी पात्र भी आते हैं। जैसे कि गांव के जो पात्र है जुनिया, फिर गोबर जो है होरी का बेटा है, गोवर्धन नाम है उसका लेकिन गोबर कह के बुलाते हैं, भोला। तो इस तरह से गांव सिलिया, माता दिन, दाता दिन, ये सारे जो गांव के पात्र है, ग्राम्य पात्र है, इसके साथ साथ कुछ शहरी पात्रों से भी हमारी मुलाकात प्रेमचंद जी करवाते हैं। तो ये दोनों कथाएं गोदान में अलग अलग होते हुए भी साथ साथ चलती है। प्रेमचंद मानते हैं कि भारतीय गांव समाज की स्वायत्त इकाई नहीं है, वरन उसका संबंध सूत्र शहर, राष्ट्र और ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए संपूर्ण ब्रिटिश भारत के परिप्रेक्ष्य में ही गांव जीवन को देखा समझा जा सकता है। अगर भारत की संस्कृति को समझना हो तो भारत के जो गांव हैं उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, उनकी संस्कृति को समझना बहुत ही ज़रूरी है। गोदान में सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव है, इनका जिक्र हुआ है। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। जो सेमरिया गांव है और बेलारी गांव है, इन दोनों गांवों का वर्णन हुआ है। वहाँ की पृष्ठभूमि का वर्णन, वहाँ के लोगों का वर्णन प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में किया है। होरी जो है वह बेलारी में रहता है और उसके साथ जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में विराजते हैं। उपन्यास जो ही बेलारी से निकलकर सेमरी पहुंचता है, एकाएक उपन्यास में शहर आ जाता है। आज़ादी से पूर्व जमींदार और जमींदारी प्रथा के संदर्भ में के बिना किसान जीवन की परिकल्पना अयथार्थपूर्ण लगती है। जैसे कि
आपने लगान फिल्म में भी देखा होगा, तो वहाँ पर किस तरह से ताना बाना अंग्रेज किस तरह से किसानों का शोषण करते, या राजा महाजन जमींदार किस तरह से शोषण करते, उसका आपको अंदाज़ा आ गया होगा। तो उसी तरह से कुछ जो है वर्णन यहाँ पर हम गोदान में पाते हैं कि गोदान जो है उसके अंतर्गत जो जमींदार है वह भी किसान का शोषण करते हैं। जो पुलिस वाले हैं, जो कानून के रक्षक है, वह भी गरीब किसान का शोषण करते हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह से जमींदार की आमदनी गांव से होती है, परंतु उसका उपभोग वह शहर में करता है। जमींदार की प्रकृति को स्पष्ट किए बिना किसान चरित्र का उद्घाटन संभव नहीं है। स्वाभाविक रूप से जमींदार के शहरी मित्र भी उसके साथ खींचे चले जाते हैं। गोदान के अंतिम पृष्ठों में राम सेवक भारतीय किसान के राजनीतिक आर्थिक संबंधों को विश्लेषित करते हुए कहता है, यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी का नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और कारिंदों के पेट न भरे तो निबाह न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे आपके दामाद है। तो इस तरह से आप इन जो है पंक्तियों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वह हर कोई गरीब शोषित किसान का, कृषक का जो है शोषण करता था। गोदान में होरी की गाय खरीदने की आकांक्षा का पूर्ण न होना। मित्रों, गोदान की जो कथा वस्तु है, कथा का केंद्र है, वह गाय है। होरी जो है नायक है, वह उसकी एकमात्र आकांक्षा है गाय खरीदना, गाय की सेवा करना, उसके आंगन में खूंटे से बंधी गाय हो और उसकी वह सेवा करे और अंत में गोदान करे, यही उसकी आकांक्षा है। लेकिन यह आकांक्षा पूर्ण नहीं होती है और इसी आकांक्षा को लिए वह इस संसार से अलविदा हो जाता है। तो केवल वैयक्तिक आकांक्षा के संदर्भ में अभिव्यक्त ये जो है नहीं हुआ है। यहाँ प्रेमचंद भारतीय किसानों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकता को उजागर करना चाहते थे। जिस तरह से हम देखते हैं कि आए दिन जो है किसान आत्महत्या के लिए प्रेरित होते हैं, किसानों की आए दिन हम खबरें देखते हैं। आजकल भी बहुत सारे किसानों के ऊपर खबरें चल रही है। तो जो वास्तविकता अगर समझनी है तो गाँवों में हम देख सकते हैं आज भी कोई स्थितियाँ बदली नहीं है, किसानों को उतनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से इस वास्तविकता का जो है परिचय हमें प्रेमचंद ने दिया है। आप जब गोदान पढ़ते हो तो गोदान के अंदर एक एक पंक्ति में आप किसान के समस्याओं से परिचित होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि शायद होरी जो है वह हमारे आसपास ही है। आसपास का हर किसान आपको होरी दिखाई देगा। तो इस तरह से अंत में कहा जा सकता है कि इस वास्तविकता में छिपे उस सत्य से तत्कालीन समाज और संवेदनशील पाठक को परिचित करवाना वे चाहते थे। तो इस परिचित इसलिए करवाना चाहते कि हमें अपनी संस्कृति जो संस्कार है उसका परिचय हमें प्राप्त हो, हमारे आसपास जो किसान हैं उनके जीवन से हम परिचित हो। यही और इसीलिए कह सकते हैं हम कि जो प्रेमचंद है उनका लेखन जो है वह प्रासंगिक है। उस वक्त जो स्थितियाँ बनी हुई थी, उस वक्त के जो प्रसंग थे वह आज भी है, आज भी वही स्थितियाँ है। गाँव के शायद थोड़े से चित्र बदल गए हैं, थोड़ी आधुनिकता आ गई है, लेकिन समस्या जो है वह स्वरूप बदला है, लेकिन समस्या ये वही है। तो सामंतवाद का अंत और पूंजीवाद के उद्भव की उन स्थितियों से अवगत कराना वे प्रेमचंद जी चाह रहे थे। यही उनका मुख्य उद्देश्य था गोदान के लिखने के पीछे। तो वे किसान और जमींदार कृषक सभ्यता के दोनों स्तंभों से के धाराशायी होने से चिंतित थे। बदलते आर्थिक संदर्भों में गरीब किसान या मजदूर की आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव आने का संकेत उन्हें नहीं मिलता। इस तरह से हम देखते हैं कि गोदान जो है वह कृषक जीवन का जो है एक महाकाव्य है। जब होरी जो है वह चिंतित है, संयुक्त परिवार के टूटने के बाद जब बिखर जाता है, उसका भाई है हीरा। यहाँ पर गोदान में जो है कुछ पात्र भी आते हैं, जिसमें होरी है, होरी की पत्नी धनिया है, उसकी बेटी है दो रूपा और हीरा। तो इस तरह से जो है
पूरे पात्र जो है हमें कहानी का संकेत देते हैं, अपनी अपनी समस्याएं सामने लाते हुए दिखाई देते हैं। तो मुख्य जो कथा वस्तु है इस उपन्यास की, गाय की आकांक्षा, होरी की जो पूरी नहीं होती है, गाय की आकांक्षा, गाय खरीदने की आकांक्षा उसकी पूरी नहीं होती है। अंत में जो दुखांत, इस उपन्यास का जो अंत है वह दुखांत है, दुखी कर जाता है पाठकों को। तो इस तरह से जो है होरी का पूरा जीवन, कह सकते कि होरी का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के किसानों का पूरा जीवन हमारे सामने एक किताब की तरह खोल के प्रेमचंद जी रख देते हैं। तो इस तरह से किसान जीवन की जो दुर्दशा है, किसान जीवन की जो समस्या है, किसानों की जो भी स्थिति है, उसका लेखा जोखा हमें गोदान में मिलता है। इस तरह से मित्रों, आज हमने गोदान का किसान जीवन के परिप्रेक्ष्य में एक विश्लेषण देखा। इसी इकाई को, इसी गोदान की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परः।